इस वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। पूरे कम समय में हम लोग सारे गवर्नर जनरल, जितने सारे गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, सबके बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग इसी वीडियो में पढ़ लेंगे और बहुत ही कम समय में संक्षेप में पढ़ेंगे। पूरी डिटेल एनालिसिस नहीं है और पूरी डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ताकि हमारे जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत ही हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहला गवर्नर जो था बंगाल का, ये बंगाल का गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन, और अंग्रेज में कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलाती थी। बाद में फिर हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से इंग्लैंड के क्राउन के हाथों में या संसद के हाथों में चला गया। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, वो भी बंगाल का गवर्नर था। इसका कार्यकाल 1757 से 60 तक और फिर 65 से 67 तक, 1757 से 60 तक इसका कार्यकाल रहा। और इसके कार्यकाल का इंपॉर्टेंट घटना जिससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, द्वैध शासन डायरची, द्वैध शासन को किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन का जनक या द्वैध शासन को किसने लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ये होता क्या द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब था जो प्रशासन था बंगाल के नवाब के हाथों में था और सैनिक संरक्षण और जो टैक्स तसला जाता था, कर वसूली किया जाता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो इसी को द्वैध शासन कहा जाता था, जिससे बंगाल के नवाब का स्थिति बहुत ही खराब हो गया। हमारे देश को जो प्रशासन चलाना है उसके जिम्मे था और पैसा जो वसूलना था, कर वसूलना था और सैनिक संरक्षण सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, जिससे हमारे देश की स्थिति बदतर होती चली गई। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन को किसने लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। उसका कार्यकाल 2 बार बना था, एक बार 1757 से 60, एक बार 65 से 67। इसके बाद रॉल्ड बेरेलस्ट बंगाल के गवर्नर बना, उसके बाद फर्टियर बना और फिर 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था कि कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड के संसद के द्वारा पास किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके काल में पास किया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। क्यों पारित किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो उसके बाद इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 से बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहाँ का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और अगर पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर सिर्फ कौन था, तो हमारा हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का। याद रखिएगा, इससे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, लास्ट में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अगर पहला गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। उसके बाद क्यों पास किया गया, इसको नियंत्रण में लाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण में करने के लिए संसदीय प्रणाली लागू की गई। और 1774 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत। उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, एलिजा इम्पे, क्योंकि हर एक मेरे बात में क्वेश्चन से राइज होंगे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। कब, 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। कहाँ पर, कोलकाता में। किस एक्ट के तहत, 1773। और किस गवर्नर जनरल के काल में, तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। अब चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1774 ईस्वी में की। यह भी वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने किया था, विलियम जोन्स ने। कब, 1774 में। किसके कार्यकाल में, वारेन हेस्टिंग्स से। तो अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा तो बिल्कुल याद होगा। अगर सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बार बार भूलिएगा, तो इसलिए पहले उसको अच्छे से समझना जरूरी है। और बंगाल गजट, भारत की प्रथम पत्रिका बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिकी ने वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही बंगाल गजट भी प्रकाशित किया गया था। बंगाल गजट भी वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही प्रकाशित किया गया था। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा है बहुत बार कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों लाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए। और उसी समय वारेन हेस्टिंग्स ने इसका विरोध किया। वारेन हेस्टिंग्स ने इसका विरोध किया और
विरोध करके वहाँ पर इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में वहाँ पर संसद में वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स पर। आगे चलिए, इसके बाद कर्नवालिस। कर्नवालिस से संबंधित जो सवाल आते हैं हम पढ़ते हैं। 1773 से 93 तक तो ये रहा कर्नवालिस। और सबसे इंपॉर्टेंट कर्नवालिस से सवाल आता है कि सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नवालिस को ही, सिविल सेवा का जनक भी कर्नवालिस को, लॉर्ड कर्नवालिस को ही कहा जाता है, और पुलिस सेवा का जनक भी लॉर्ड कर्नवालिस को ही कहा जाता है। इसी के समय से सिविल सेवाओं के तहत उच्च पदों की भर्ती ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों द्वारा की जाने लगी, कंपनी के कानूनों द्वारा लेकिन की जाती थी। और पुलिस सेवा भी इसी ने लागू किया। प्रत्येक जिले में चौकियों में दरोगा और पुलिस की नियुक्ति की गई। किसके काल में? कर्नवालिस के काल में। अस्थायी बंदोबस्त लाया। अस्थायी बंदोबस्त क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त के तहत 90% जमींदार जो है कंपनी को कर का अदायगी करती थी और 10% अपने पास रखती थी। जो कर जो है जमींदार वसूलते थे किसानों से, उसका 90% ईस्ट इंडिया कंपनी को जाती थी और 10% जमींदार खुद रखते थे। इसे ही अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। यह कहाँ लागू किया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। आगे चलिए, और इस अस्थायी बंदोबस्त का योजना जो है सर जॉन शोर ने लाया था। सर जॉन शोर ने बनाया था अस्थायी बंदोबस्त का योजना। और इसी के काल में, कर्नवालिस के काल में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की गई। टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। किसके काल में? कर्नवालिस के काल में। तो कर्नवालिस के काल में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक, अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम की संधि कर्नवालिस। ये सब हो गया कर्नवालिस संबंधित क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब चलिए, सर जॉन शोर के काल में एक ही इंपॉर्टेंट हुआ है, खुर्दा का युद्ध मराठा और निजाम के बीच। खुर्दा का युद्ध किसके काल में हुआ है? सर जॉन शोर के। किसके बीच? मराठा और निजाम के बीच में। नेक्स्ट है लॉर्ड बेलेजिली। लॉर्ड बेलेजिली को बंगाल का शेर कहा जाता था। लॉर्ड बेलेजिली को बंगाल का शेर कहा जाता था। और एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ इसके बारे में, सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड बेलेजिली को ही कहा जाता है। यह क्या किया था कि फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के लिए या फ्रांसीसियों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह भारत के राजाओं के साथ संधि करता था। भारत के छोटे छोटे राज्यों के साथ संधि करके फ्रांसीसियों को भय समाप्त करना चाहता था। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद, याद रखिएगा कि सहायक संधि का पहला शिकार या सहायक संधि सबसे पहले किस राज्य के साथ हुआ? हैदराबाद के साथ हुआ। सहायक संधि का जनक बेलेजिली और सबसे पहली बार सहायक संधि हुआ हैदराबाद के साथ। और वसीन की संधि मराठा पेशवा बाजीराव के साथ बेलेजिली ने किया। वसीन की संधि मराठा पेशवा बाजीराव के साथ किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक संधि का जनक और बंगाल का शेर। और सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के साथ किया गया। अगला पॉइंट है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक एक वारेन हेस्टिंग्स है। वारेन हेस्टिंग्स के बाद में हम लोग पढ़े, जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया 1772 ईस्वी में। और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा यानी कि टैक्स जो है सीधे रैयत से लिया जाता है। रैयत क्या होते थे? ये तरह किसान ही होते थे। तो 1820 में टॉमस मुनरो ने, मद्रास का जो गवर्नर था टॉमस मुनरो, 1820 में मद्रास के 12 महल में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरू की। या किसके काल में वो रैयतवाड़ी प्रथा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। अब चलिए विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। 1828 से 35 तक ये रहा है। और इन्हीं के काल में 1833 का चार्टर एक्ट लागू हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1833 का चार्टर एक्ट किसके काल में लागू हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। और यह भारत का गवर्नर जनरल, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरीका से जो विलियम बेंटिंग है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, अगर बंगाल का गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अगर पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। यदि किसी को मेरा स्पीड ज़्यादा लगता होगा या कम लगता होगा तो आप अपने यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, जा करके उसको कम बेसी कर सकते हैं स्पीड को। आगे चलिए, तो ये हो गया हमारा चार्टर एक्ट लागू हुआ, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कहलाया। और राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा को बंद किया विलियम बेंटिंग ने ही। और ठगी प्रथा कर्नल सलीमैन, जो कि ठगी प्रथा का भी समाप्ति हुआ था इन्हीं के काल में। कौन किए थे ठगी प्रथा? कर्नल सलीमैन। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किया, इसी कार्यकाल में हुआ। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। नहर और सड़कों को भी इसके द्वारा बनाया गया। और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया गया। अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया इसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने।
तो सती प्रथा राजा राम मोहन राय के काल में, इसी के काल में हुआ था। राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा बंद, ठगी प्रथा भी इसी के काल में बंद हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट विलियम बेंटिक के काल में ही। अब आगे चलिए, चार्ल्स मेडकॉफ। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही क्वेश्चन बनता है, हमेशा आया हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता का जनक किसे कहा जाता है? प्रेस की स्वतंत्रता का जनक किस गवर्नर जनरल कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को इसे प्रेस का उद्धारक या प्रेस का स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है। अब उसके बाद डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है डलहौजी को। 1848 से 56 तक इसका शासनकाल रहा, इसका कार्यकाल रहा। आधुनिक भारत का निर्माता इसे कहा जाता है। रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच में रेलवे लाइन इसी के द्वारा पहली बार बिछाया गया था। संचार सेवा आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा जो शुरू किया गया था इसी काल में, और 1854 में डाक सेवा भी इसी काल में शुरू किया गया। और एक इंपॉर्टेंट, सिविल सेवा परीक्षा, तो सबसे पहले ये जो था कर्नवालिस, जो सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कर्नवालिस, लेकिन इस समय कंपनी के कानून द्वारा सिविल सेवा का जो सिविल सेवक होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। लेकिन डलहौजी के कार्यकाल से सिविल सेवा परीक्षा शुरू किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिविल सेवा परीक्षा किसके काल में शुरू किया गया? तो डलहौजी। अगर सिविल सेवा का जनक कहेगा तो कर्नवालिस। तो रेलवे को स्थापना, संचार का स्थापना आगरा से कोलकाता तक, डाक सेवा, सारा कुछ इसी काल में हुआ। और सबसे पहला आईएएस बने थे भारत के सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में पहला आईएएस बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। हड़प की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ। इसका मतलब होता था कि जिस भी राजा के अगर वंशज नहीं रहते थे, उत्तराधिकारी नहीं रहता था, तो उसके दत्तक पुत्र की मान्यता नहीं दी जाती थी, यानी कि वह गोद नहीं ले सकता था और उस राज्य पर वह कब्जा कर लेता था डलहौजी। तो उसे ही कहा जाता था हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सबसे पहला हड़प नीति का शिकार कौन हुआ? सतारा। उसके बाद झांसी वगैरह बहुत सारे थे, लेकिन सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, इस सतारा जो है सबसे पहला हमारा हड़प नीति का शिकार हुआ। अब चलिए कैनिंग के बारे में। कैनिंग 1856 से 1862 तक कैनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुआ। 1857 के विद्रोह किसी कार्यकाल में हुआ? कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। और ये जो था कैनिंग 1857 का विद्रोह इसी कार्यकाल में हुआ। और पहला वायसराय बना, पहला वायसराय। इससे पहले क्या था? गवर्नर जनरल होता था। अब इसके बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन हटा करके सीधे ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में या वहाँ के संसद के हाथों में दे दिया गया। तो उसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा करके वायसराय लाया गया। तो पहला भारत का वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसके कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह को लागू किया। विधवा पुनर्विवाह किसके कार्यकाल में लागू किया गया? कैनिंग के काल में। आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, आईपीसी की धारा जो भारतीय दंड संहिता जिन्हें कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में लाया गया? कैनिंग के कार्यकाल में, आईपीसी की धारा। और हड़प नीति को इसने समाप्त कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने हड़प नीति को समाप्त कर दिया। और बंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया इन्हीं के कार्यकाल में। बंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया इन्हीं के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? कैनिंग के कार्यकाल में। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में क्या क्या हुआ? अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना और 1872 में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहले भारत में जनगणना कराई की गई थी 1872 में। और 1872 में अंडमान में एक अफगान के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, लॉर्ड मेयो की। तो याद रखिए भारत में किसकी हत्या की गई थी? लॉर्ड मेयो की, अफगान में, सॉरी अंडमान में 1872 में। और अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने नहीं किया। उसके बाद है लॉर्ड मिटन। इसके कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट करना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया गया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? इसके तहत अगर कोई भी प्रेस आपत्तिजनक शब्द कुछ भी छाप देता है, आपत्तिजनक शब्द, तो उसे क्या किया जाएगा? उस पर उसका प्रेस जो है जब्त कर लिया जाता था, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था। तो वही था लॉर्ड लिटन। और इसको समाप्त कर दिया लॉर्ड रिपन ने। इस प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने फिर समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको भारत का उद्धारक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को ही। और लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू हुई, यानी कि 10-10 वर्षों पर जो जनगणना होती है वह किसके कार्यकाल में शुरू की गई? रिपन के काल में। अगर जनगणना शुरू कहेगा तो 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन नियमित रूप से शुरू कब से हुआ?
लॉर्ड रिपन के काल में, 10-10 साल के बाद। और प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में लाया गया? लॉर्ड रिपन के काल में। और इल्बर्ट बिल विधेयक भी रिपन के कार्यकाल में ही लाया गया था। इस बिल के तहत भारतीय भी जज बन सकते थे, अंग्रेजों को फैसला कर सकते थे। इसके विरोध भी अंग्रेजों ने इसका विरोध भी किया था, इल्बर्ट बिल का। तो इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड रिपन काल में। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में। स्थानीय शासन का जनक रिपन, और नियमित रूप से 10-10% जनगणना रिपन के काल में ही हुई। अब आगे चलिए डफरिन के काल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि 1825 में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके काल में? डफरिन के कार्यकाल में। किसने किया? एओ ह्यूम ने किया। और उसमें पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? बिमेश चंद्र बनर्जी ने। उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, बम्बई में हुआ। आगे चलिए लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 99 से 1905 तक रहा। इसकी समय का इंपॉर्टेंट घटना बंगाल विभाजन 1905। इसी काल में बंगाल विभाजन 1905 हुआ। और बाद में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे समाप्त किया था। लॉर्ड कर्जन के कार्य को लॉर्ड हार्डिंग ने समाप्त कर दिया था, 1911 ईस्वी में समाप्त किया। तो इसके काल में कर्जन के कार्यकाल में और क्या क्या हुआ था? ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए, ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन कराया? तो लॉर्ड कर्जन। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने ही अपने कार्यकाल में करवाया था। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। इसके कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, जो 10 से 16 ईस्वी तक, इसने पहला काम क्या किया कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया 1911 ईस्वी में। और राजधानी की घोषणा 1911 ईस्वी में ही कर दी गई कि कलकत्ता से दिल्ली ले जाएगी। लेकिन उसको लागू कब किया गया? 1912 में। 1912 में दिल्ली जो है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बन गई। लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी? 1911 ईस्वी में ही, लेकिन लागू किया गया 1912 ईस्वी में। यानी कि 1912 ईस्वी में राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ले गया गया। और इसी कार्यकाल में विश्व युद्ध भी हुआ था। अब आगे चलिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी काल में क्या क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हुआ। किसके कार्यकाल में? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही। रॉलेट एक्ट 1919 भी इसी कार्यकाल में पारित किया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही किया। और बिहार में हमारा चंपारण आंदोलन भी 1917 में इसी कार्यकाल में हुआ था, चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल डायर ने जो कराया था। लॉर्ड रीडिंग इसके बाद आया 1921 से 1926 तक रहे। चेम्सफोर्ड के बाद रीडिंग आए। और इनके काल की महत्वपूर्ण एक घटना है चौरा चौरी कांड, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। काकोरी ट्रेन लूट भी इन्हीं के काल में हुआ था। भारत में सिविल सेवा की परीक्षा, देखिए क्या है, कर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। डलहौजी के काल में एग्जाम स्टार्ट हुआ सिविल सेवा का। लेकिन भारत में परीक्षा कब शुरू हुई? लॉर्ड रीडिंग के काल में। तो सिविल सेवा 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। अब लॉर्ड इरविन 26 से 31, इसके कार्यकाल में क्या हुआ कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। और उसमें एक और घटना हुआ था कि लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन गो बैक का नारा के साथ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन संविधान बनाने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड इरविन के काल में हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया दांडी मार्च के थ्रू। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही। अब उसके बाद आए वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1934 तक रहे। इनके कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसमें 321 धारा और 10 सूचियाँ थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धारा? 321 धारा और 10 सूचियाँ थी। और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन का लागू किसके कार्यकाल में किया गया? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। और इसी अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा जो वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, इसे भारत से अलग कर दिया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट है लिनलिथगो 1936 से 23 तक रहा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। क्रिप्स मिशन 1942 भी इन्हीं के काल में आया। पहली बार आम चुनाव 1937 में हुआ। पहली बार आम चुनाव भी लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी किसके कार्यकाल में हुई? लिनलिथगो के कार्यकाल में ही हुई। अब आगे उसके बाद लॉर्ड बेबेल आए, जिसके कार्यकाल में कैबिनेट मिशन बैठाया गया। कैबिनेट मिशन आया संविधान सभा के निर्माण के लिए। कैबिनेट मिशन आया किसके कार्यकाल में? लॉर्ड बेबेल के कार्यकाल में। उसके बाद माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे।
भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही। अब इसके बाद से वायसराय शब्द को हटा दिया गया, वायसराय अब नहीं कहा जाता था, अब गवर्नर जनरल फिर से कहा जाने लगा। तो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? सी राजगोपालाचारी। इसके बाद वो इसके कार्य माउंटबेटन के काल में तो देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद सी राजगोपालाचारी के कार्यकाल में ये 1950 तक, 48 से 1950 तक रहे, और इसके बाद से इस पोस्ट को ही हटा दिया गया, गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटा दिया गया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन काल में वायसराय को पद को भी खत्म करके गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय कौन गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का, अंतिम वायसराय माउंटबेटन, और भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन ही हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछता है कि प्रथम भारतीय कौन गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। तो ये हम 15-16 मिनट में पूरे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में रिवाइज कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इसके डिटेल में भी हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़े हैं, ताकि हमारे जो भी आने वाले एग्जाम में उसमें हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।